अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं ईरान इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट की। लेक्चर कितने मिनट का रह गया है? लेक्चर रह गया है 30 मिनट्स का इंशाल्लाह। इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपको छुट्टी। अच्छा जी, ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की जो टाइमलाइन है 2018 से 2024, ये एरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 2018। 2018 में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। जब प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि डेवलपमेंट्स लाने में बहुत मशहूर हैं, तो ट्रंप ने क्या किया, इसने विथड्रॉ कर लिया फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील से, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि ये जो ईरान और वेस्ट के दरमियान जो है वो मिसट्रस्ट है वो बढ़ गया, ईरान और यूएसए के दरमियान, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी यूएसए के दरमियान, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि उसी साल क्या हुआ कि इज़राइल ने सीरिया में जो ईरानियन टारगेट्स थे उन पर एयर स्ट्राइक्स को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया, यानी टारगेट्स और ज़्यादा बढ़ गए, एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो और ज़्यादा होने लग गई। तो ईरान की जो प्रॉक्सीज़ थी जैसे कि हज़बुल्ला, उन पर भी डायरेक्ट टारगेटिंग शुरू हो गई, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये 2018 में हुई हैं कि जो इज़राइल एयर स्ट्राइक्स थी ईरानियन टारगेट्स पे सीरिया के अंदर, वो भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो ये डेवलपमेंट आई, दूसरी ये है कि 2019 में ईरान ने कुछ जो ड्रोन थे उनको गिरा दिया, और वो ड्रोन कहाँ के थे? यूएस के थे, और इससे भी जो टेंशन्स हैं वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अरामको ऑयल फैक्ट्री अटैक, ठीक है, इसका भी अक्यूज़ है। जो है वो इसी साल जो है वो सऊदी अरामको ऑयल जो फैसिलिटीज़ थी उन पर भी एक मेजर अटैक हुआ, जिसका ब्लेम जो है वो ईरान पर लगाया गया कि ये अटैक जो है ये किसी गल्फ़ सिक्योरिटी को इसने डीपली इम्पैक्ट किया है, और इसको जो करने वाला है वो क्या है? ईरान है। तो मतलब ये कुछ इवेंट्स हुए हैं 2018 और 19 में, जिससे इनके दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। 2020 में क्या हुआ कि मोसाद ने असैसिनेट कर दिया, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, और ये बेसिकली लीड कर रहा था ईरान की न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। इसका नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादे। ये प्रोनंसिएशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इसको ये स्पेलिंग्स याद कर सकते हैं। ये लीडर था और लीड कर रहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने में। तो इन्होंने असैसिनेट कर दिया 2020 के अंदर। मोसाद आपको पता है कि ये इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर साइबर अटैक्स बहुत मशहूर हैं। ईरान टारगेट्स इज़राइली वाटर सिस्टम, इज़राइल हिट्स ईरानियन पोर्ट सिस्टम्स। 2021 में ये हुआ कि इज़राइल और हमास के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं इनको प्रोमिनेंस मिलती है, जैसे कि हज़बुल्ला, हौथीज़ हैं, इराकी मिलिटियाज़ हैं। 2021 में ये होता है। 2022 में जो इज़राइली स्ट्राइक्स होती हैं ये एक्सपैंड हो जाती हैं सीरिया और इराक तक, ठीक है। और उसके अलावा ये जो बातें हैं, जो एग्रीमेंट ट्रंप ने विथड्रॉ किया था उसको भी रिवाइव करने की बातें जो हैं वो जारी रहती हैं। 2023 में ये होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई। ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने जो रिलेशंस थे उनको नॉर्मलाइज़ किया, और ये सब चाइना की मीडिएशन से पॉसिबल हुआ। मतलब इसको मीडिएट करने वाला जो था वो चाइना था, ठीक है। उसके अलावा ये हुआ कि इसी दौरान जो हौथीज़ के अटैक्स थे रेड सी पर, शिपिंग रूट्स पर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इनडायरेक्टली जो इज़राइल का ट्रेड और सिक्योरिटी इंटरेस्ट था उसको भी ख़तरा आ गया, थ्रेटन द इज़राइल, ठीक है। 2024 में ये हुआ कि सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा टेंस हो गई। इज़राइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हज़बुल्ला की पोजीशंस पर, ताकि जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो सिक्योर ना रहे। हमने शुरू में पढ़ा था कि हज़बुल्ला जो है वो क्या करता है, नॉर्दर्न बॉर्डर को सिक्योर रखने का काम करता है। तो इज़राइल ने उसी के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर दिए ताकि जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो ही सिक्योर ना रह पाए। ईरान ने वार्निंग दी कि अगर इज़राइली स्ट्राइक्स जो है वो कंटिन्यू रहते हैं तो ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा, और गज़ा वार की जो एस्केलेशन की वजह से एक फुल स्केल वॉर होने का भी ख़तरा बढ़ गया। और बहुत सारे लोगों ने तो ये प्रेडिक्ट भी कर दिया कि अगर इन दोनों के बीच में वॉर होती है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस क्या हैं ईरान के।
ईरान का गोल क्या है, ईरान क्या चाहता है? हमें दोनों के दरमियान लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। ईरान का स्टूडेंट्स मेन गोल है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करे, ठीक है। एक्सपेंडिंग रीजनल इन्फ्लुएंस ये ईरान का पहला मेन गोल है, और इसके लिए ही वो प्रॉक्सीज़ को यूज़ करता है, जैसे कि हज़्बुल्लाह, हौथीज़ और इराकी मिलिटियाज़ वगैरह। और साथ ही ईरान ड्रोन प्रोग्राम्स भी डेवलप करना चाहता है और करता भी है, ताकि इज़राइल और यूएस का जो अलायंस है या उनके अगेंस्ट जो डिटेरेंस है वो बिल्ड कर सके। यानी कि बिल्डिंग डिटेरेंस इसका दूसरा मेन गोल है। तीसरा ये है कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमास, हज़्बुल्लाह, ठीक है, ये जो प्रॉक्सीज़ हैं इनको ये सपोर्ट करता है। किस वजह से सपोर्ट करता है? ताकि ये इज़राइल को काउंटर कर सकें। और फोर्थ वन ये है कि ये इसने अपने जो टाइज़ हैं, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, वो रशिया, चाइना के साथ और रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ मज़बूत कर लिए हैं। ये जो है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एम्बिग्यूटी जो है वो क्लियर करता है, यानी ये क्लियरली दुनिया को नहीं बताता कि इसके पास न्यूक्लियर पावर है या नहीं है, या न्यूक्लियर पावर ये डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो वेस्टर्न प्रेशर है और इवेडिंग सैंक्शंस हैं, ये भी इसके ऊपर जो है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। लगाई हुई तो हैं, लेकिन ये इससे बच जाता है। अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को भी ये डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं जिसके ऊपर हदें लगाई जाती हैं, उनको भी ये स्मार्टली काउंटर करता है। और डिप्लोमेटिक जो टूल्स होते हैं और रीजनल पार्टनरशिप्स होते हैं, उनके ज़रिए ये बहुत सारी सैंक्शन से बच भी जाता है। ये कुछ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं ईरान के। रीजनल प्लेयर्स का इंटरेस्ट क्या है? जो रीजनल प्लेयर्स हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनके करीबी, उनका क्या इंटरेस्ट है? ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंटरेस्ट है वो सीरिया के अंदर है, हज़्बुल्लाह के अंदर है, लेबनान के अंदर है, और ये चाहता है कि ये इज़राइल को काउंटर करें, ये इसका इंटरेस्ट है। इज़राइल का क्या है? ये चाहता है कि जो ईरानियन एंट्रेंचमेंट है सीरिया के अंदर और जो रीजनल डोमिनेंस है, इसको प्रिवेंट किया जा सके, और यूएस बैकिंग जो है इसका इंटरेस्ट है। दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया का क्या चाहता है? कंटेनमेंट ऑफ ईरान रीजनल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन विद इज़राइल। फिर आ जाता है टर्की। टर्की क्या चाहता है? बैलेंसिंग टाइज विद बोथ साइड्स, एक्सपैंडिंग रीजनल इन्फ्लुएंस। और गल्फ़ स्टेट्स जिसमें यूएई और बहरीन आ जाते हैं, ये भी स्ट्रेंथन टाइज रखना चाहती हैं इज़राइल के साथ। कॉशियस ऑफ ईरान्स एम्बिशन, ये भी ईरान के एम्बिशन से थोड़ा सा कॉशियस हैं। और ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी इसीलिए लगाई जाती हैं क्योंकि इज़राइल का कहना है, क्योंकि इज़राइल ने ये माना है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखता है, तो उस उनके लिए, इज़राइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। मेजर पावर्स का रोल क्या है? ये क्या अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं? मेजर पावर्स का रोल ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, आप सबको पता है कि जो यूएस है वो हमेशा सपोर्ट करता आया है। किसको सपोर्ट करता आया है? हमेशा वो इज़राइल को सपोर्ट करता है। वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे मिलिट्री वो प्रोवाइड करे, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करे, लेकिन हर तरह से इज़राइल को वो सपोर्ट करता है। प्रेशर्स ईरान थ्रू सैंक्शंस, आइसोलेशन एंड मिलिट्री प्रेजेंस इन द गल्फ़। अब ये सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, उसके अलावा ईरान जो है, ईरान के ऊपर भी प्रेशर डालता है, सैंक्शंस भी लगाता है, आइसोलेशन का भी जो है वो करता है, और मिलिट्री प्रेशर भी आपको पता है कि कोई भी कंट्री है वो आइसोलेटेड होकर गुजारा नहीं कर सकता। हम एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं, और जो डेवलपमेंट्स और जो रिलेशनशिप्स होते हैं और रीजनल पीस, जो स्टेबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है। तो आइसोलेट हो गया कोई कंट्री, तो इट मीन्स कि उसका गुजारा जो है वो करना बहुत मुश्किल है। रशिया जो है ये ईरान और सीरिया के साथ है, अलाए है, और ये बैलेंस टाइज़ विद इसराइल, और ये चाहता है कि इसराइल के साथ जो टाइज़ हैं वो भी बैलेंस हो जाएँ, और ये लिमिट करना चाहता है यूएस के इन्फ्लुएंस को मिडल ईस्ट के अंदर। और जो चाइना है, ये दोनों का इकोनॉमिक पार्टनर है, ईरान का भी और इज़राइल का भी। एंड ब्रोकर्ड ईरान सऊदी डील प्रमोट स्टेबिलिटी फॉर ट्रेड इंटरेस्ट। चाइना जो है वो ट्रेड के लिए वो कहते हैं कि बस पीस को प्रमोट किया जाए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए पूरे रीजन के अंदर।
कुछ ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की, उनको भी देख लेते हैं कि ये कौन सी हैं ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। रिस्क ऑफ रीजनल वॉर। एक तो जो रिस्क है रीजनल वॉर का, वो कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ईरान और इज़राइल का है, ये कभी भी रीजनल वॉर में चेंज हो सकता है, ठीक है। और लेबनान में हज़्बुल्लाह, सीरिया, इराक और हत्ता के जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वो भी इसमें घसीट लिए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा तबाही होगी, ज़्यादा रेफ्यूजीज़ होंगे, ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी मिडल ईस्ट के अंदर। तो आप इसके बारे में अगर सोचें कि एक छोटी-सी लड़ाई जो है वो पूरे रीजन को जला सकती है, पूरा रीजन मतलब कंट्रीज़ ही आपस में फ़ाइट करने लग जाएँगे। तो इसीलिए लोग इसको कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो होगी अगर इस तरह से इनके कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिफ़ाई होते रहते हैं। दूसरा जो इम्पैक्ट होगा वो होगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे। सोचें कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज़ है, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे इसको। ये एक बेसिकली नैरो पैसेज है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 1/5 ऑयल सप्लाई गुज़रता है। 1/5 कोई छोटी मिकदार नहीं है, पूरी दुनिया का 1/5 ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से। और अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो समझिए जो ऑयल की सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाएगी और जो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस होंगे वो इतने बढ़ जाएंगे कि किसी के लिए अफ़ोर्ड करना ही मुमकिन नहीं रहेगा। हर मुल्क की इकॉनमी पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक अफ़ेक्ट होगी इससे। तो सोचें अगर आपको पेट्रोल जो है वो 600 रुपये पर लीटर ख़रीदना पड़े और ऑयल रूट्स जो हैं वो बंद हो जाएँ, तो ये कितना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी हम सब के लिए। दूसरा ये है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंसर्न्स। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंसर्न्स का मतलब ये है कि ईरान अगर ज़्यादा प्रेशर में आया तो वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का रुख ले सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। इससे क्या होगा कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है वो शुरू हो सकती है, जैसे सारे कंट्रीज़ एक रैट रेस में लग जाएँ, स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। और वर्ल्ड में एक और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट डेवलप हो जाएगा जो सबके लिए ख़तरा है। तो मतलब एक मुल्क जो है वो बाकी सब कंट्रीज़ के लिए जो है वो ख़तरा बन जाए। थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स होते हैं जिसमें अक्सर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनकी ब्रीडिंग हो रही होती है, वो रह रहे होते हैं। अनस्टेबल एरियाज़ में जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं वो भी ग्रो करते हैं और फिर उनका असर जो है वो यूरोप, एशिया, इवन कि अमेरिका तक पहुंचता है। तो इससे ग्लोबल टेररिज्म का रिस्क भी बढ़ जाता है। यानी गवर्नमेंट जहाँ पर गवर्नेंस वगैरह कमज़ोर होगी वहाँ टेररिज्म के चांसेस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड पे ये है स्ट्रेंड इंटरनेशनल अलायंसेस। ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को दो कैंप्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब एक तरफ यूएस है, यूरोप है और इज़राइल है, और दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है और ईरान है। और ये जो जंग है ये डिप्लोमेटिक टेंशन और इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बढ़ाने का सबब बनी। इकोनॉमी भी फ्रेगमेंटेड हो रही है इसकी वजह से। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स और अलायंसेस अब और भी कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीएसएस पेपर। आपसे इसी तरह के जो हैं वो क्रिटिकल सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे और आपका व्यूज़ जो हैं वो लिए जाएंगे। मेजर ग्लोबल पावर्स के रिएक्शंस क्या हैं? अच्छा, ये स्लाइड मेरे ख्याल में रिपीट नहीं है, ये और है। अच्छा जी, इसमें यूएस जो है ये तो आपको पता है कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और हर तरह से सपोर्ट करता है इज़राइल को। और इसमें मेरे ख़्याल में ये यूरोपियन यूनियन वाला पॉइंट रह गया, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन में 2 तरह की स्टेट्स हैं। आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो इसमें भी 2 तरह के स्टेट्स हैं, उनके 2 तरह के पॉइंट्स हैं। कुछ स्टेट्स जो हैं वो इज़राइल को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं वो पीस को प्रमोट करना चाहती हैं और पैलेस्टीन की साइड पे हैं। तो इससे भी जो है वो मतलब एक ये है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो रही है। इसका मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर भी इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है, और वो ये है कि एक तो कुछ स्टेट्स जो हैं वो चाहती हैं कि इज़राइल के साथ जो टाइज़ हैं वो नॉर्मलाइज़ की जाएँ, जैसे कि यूएई, बहरीन और अब्राहम अकॉर्ड्स हैं। और इसी तरह जो सीरिया, लेबनान और इराक हैं ये ईरान के एंटी इज़राइल स्टांस को सपोर्ट करती हैं। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये भी स्टेटमेंट इशू करती है, लेकिन इसमें भी कोई यूनिफाइड एक्शंस या इन्फ्लुएंस नहीं होता। सेक्टेरियन टेंशन्स राइज़ हो जाती हैं, सुन्नी शिया डिवाइड इंटेंस हो जाता है इसके अंदर, रीजन के अंदर। और दूसरा ये है कि
हाँ जी, स्पेशली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है और ईरान में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो शिया हैं। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि येमेन, सीरिया, लेबनान में ये बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रो पैलेस्टीनियन सिंपैथी आ जाती है मुस्लिम नेशंस के बीच में। मोस्टली प्रोटेस्ट होते हैं स्पेशली फॉर इज़राइली अग्रेशन। इम्प्लीकेशंस क्या हैं फॉर द मुस्लिम्स वर्ल्ड? जो मुस्लिम्स वर्ल्ड हैं वो उनके लिए क्या इम्प्लीकेशंस है? एक तो ये है कि सेक्टेरियन डिवाइड्स डीपन हो रही हैं। सुन्नी जो जिनको सऊदी लेड कर रहे हैं और शिया जिनको ईरान लेड कर रहा है, उनके दरमियान टेंशन्स बढ़ती ही जा रही हैं। ओआईसी जो है वो खामोश है, ठीक है? इससे शो हो रहा है कि ये इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है। पैलेस्टीनियन कॉज अंडरमाइंड हो रहा है। जो इनका स्टांस है वो बेसिकली वीक हो रहा है और प्रॉक्सी वॉर स्पिल ओवर यानी कि बढ़ती जा रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लेम्स इंस्टेबिलिटी इन सीरिया, लेबनान और येमन और यूनिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। पब्लिक सेंटिमेंट्स, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो शो करती है आउटरीच, लेकिन जो स्टेट एक्शंस हैं वो बहुत हद तक लिमिटेड हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल पावर्स की, यानी ये कौन सा किरदार अदा कर सकते हैं, तो इसमें देखें जो यूएसए है ये इज़राइल को अनवेवरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यूएन में भी ये अपनी वीटो पावर यूज़ करता है और जो रशिया और चाइना है ये इज़राइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सीज़ फायर की डिमांड करते हैं और इनका एम है कि वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके। यूरोपियन यूनियन भी डिवाइडेड है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं जैसे मैंने पहले बताया वो इज़राइल की सपोर्ट में हैं, कुछ जो हैं वो रिस्ट्रेंट की सपोर्ट में हैं। यूएन जो है वो पावरलेस है सिक्योरिटी काउंसिल डेडलॉक की वजह से, और अरब लॉबी जो है वो भी वेस्ट की वो गवर्नमेंट को प्रेशर करती है लेकिन लिमिटेड सक्सेस के साथ, और डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वेस्टर्न साइलेंस है सिविलियन की डेथ्स के ऊपर और ग्लोबल रिसेंटमेंट ऑन ग्लोबल साउथ। अच्छा, गज़ा की बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गज़ा जो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रही हैं, तो सिविलियन डेथ जो हैं वो 38,000 तकरीबन जो है वो मारे जा चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसमें मेजॉरिटी वुमेन की है और चिल्ड्रन की है जुलाई 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 80% के जो हॉस्पिटल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं और नॉन फंक्शनल हैं, ठीक है? ब्लॉकेड इम्पैक्ट, सीवियर शॉर्टेजेस ऑफ फूड, वाटर, मेडिसिन और फ्यूल। डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 1.7 मिलियन प्लस पैलेस्टीनियन जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। टारगेटिंग ऑफ एड वर्कर्स, डोजन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन स्टाफ जो है वो किल्ड हुआ है वर्ल्ड सेंट्रल किचन में। और मीडिया ब्लैकआउट की बात करें तो जर्नलिस्ट भी मारे गए हैं और जो ग्लोबल कवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें भी कोई ख़ास कवरेज जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है यूएन और आईसीजे का? यूएन जनरल असेंबली ने एक सीज़ फायर रेजोल्यूशन जो है वो पास की है और आईसीजे ने जनवरी 2024 में एक प्लॉजिबल केस जो है वो फाउंड किया था जेनोसाइड का इज़राइल के अगेंस्ट। और यूएस और अलाइज़ की बात करें तो ये जो यूएस है वो कंटिन्यूसली मिलिट्री एड इज़राइल को प्रोवाइड किए जा ही रहा है ग्लोबल क्रिटिसिज्म के बावजूद। और सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये सीज़ फायर के अगेंस्ट अपनी वीटो पावर भी यूज़ करता है इज़राइल की सपोर्ट में। और जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो स्ट्रॉन्गली कंडेम करी है इनकी इज़राइल की सारी एक्टिविटीज़ को, बट जो कोऑर्डिनेशन है वो लिमिटेड है। मैस प्रोटेस्ट जो हैं वो टर्की के अंदर भी हुए हैं, जॉर्डन में भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटी जो है वो प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट, बायकॉट, डाइवर्स सैंक्शन, बीडीएस वगैरह, और एकेडमिक स्टूडेंट्स और मीडिया वॉइसेस भी इसके प्रेशर को इंक्रीज कर रही हैं। एक मिनट। अच्छा, ग्लोबल पावर्स पीस में इन्वॉल्व हैं चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईरान, अरब स्टेट्स। इनके भी स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग हैं, ये नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है और इनके डिफरेंट हैं। फ्यूचर आउटलुक की बात करें और पाकिस्तान की इम्प्लीकेशंस की बात करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें सबसे पहले आ जाती है रीजनल सिक्योरिटी। वो कहती हैं कि अगर एस्केलेशंस होती हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से हों, चाहे वो इज़राइल की तरफ से हों, तो मिडल ईस्ट को ये डिस्टेबलाइज़ कर देंगी। इससे पाकिस्तान के डायस्पोरा पर भी बहुत ज़्यादा
इम्पैक्ट होगा और जो ट्रेड रूट्स होंगे वो भी इससे अफ़ेक्ट हो जाएँगे। सेक्टेरियन टेंशन्स बढ़ेंगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में दोनों सेक्ट्स पाए जाते हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, चाहे वो शिया हैं। डिप्लोमेटिक बैलेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है पैलेस्टीनियन कॉज़ को, ठीक है? पैलेस्टीनियन कॉज़ को सपोर्ट करता है, लेकिन ये ईरान इज़राइल राइवलरी में कोई एक साइड लेने से परहेज़ करता है, अवॉइड करता है। केयरफुल डिप्लोमेसी की हमें ज़रूरत है, ताकि हम ईरान के साथ, गल्फ़ स्टेट के साथ और यूएस के साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन कर पाएँ। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो फ़ोकस है हमारा नॉन इंटरवेंशनिस्ट पर, प्रिंसिपल बेस्ड हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पर। ओआईसी में हमारी एंगेजमेंट है, हम उसके उसको फ़ॉलो करते हैं। यूएन फोरम्स भी हम पीस और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ़ की बात करते हैं। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये जो टॉपिक है ये हमने क्यों सेलेक्ट किया आज के डेमो क्लास के लिए, और इसकी सीएसएस पीएमएस में क्या रेलेवेंस है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपके सीएसएस और पीएमएस के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मेंटेन रखता है। इन सारी स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखना भी कोई जो है वो आसान काम तो नहीं है। यूएस के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, गल्फ़ स्टेट, ईरान के साथ, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग-अलग हैं, सबके मोटिव्स अलग-अलग हैं। दूसरी बात ये है कि रीजनल पीस बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स के थ्रू से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम आगे हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। तो मुझे बताएं कि आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है, और क्या अब आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एनालिटिकली आंसर कर पाएँ। ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की समझ आ गई है, उसकी हिस्ट्री आपको समझ आ गई है, प्लीज़ डू लेट मी नो। हाँ जी, फ़िज़ा ने पूछा था कि ज़ायनिस्ट रिजाइम क्या होती है, तो फ़िज़ा ज़ायनिस्ट रिजाइम जो है वो एक 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट है, जैसे कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इसी तरह एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट है जो कि जीविश जो इज़राइली हैं उन्होंने चलाई थी, और वो चाहते थे कि उनको एक सेपरेट होमलैंड जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जो सिर्फ़ जीविश होमलैंड हो, और थ्रू द कोलोनाइजेशन ऑफ पैलेस्टीन। और ये आई थिंक वर्ल्ड वॉर टू के बाद से, हिटलर के बाद से ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हिटलर और जीविश के इश्यूज़ थे। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मसाकर हुआ था और जीविश को बहुत बुरे तरीके से मारा गया था, एंड बहुत मर्डर्स हुए थे उनके। तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसको हम ज़ायनिस्ट रिजाइम कहते हैं, और इसी मूवमेंट की बेसिस पे वो उस पैलेस्टीन के एरिया को अपना क्लेम करते हैं, अपना कंट्री क्लेम करते हैं। ये थी ज़ायनिस्ट रिजीम।
रबिया, डॉक्टर यूनिस, आमिर, फ़िज़ा। आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है? ओके, चलें ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपका कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।